वेलकम टू माय चैनल स्टडी कर। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कर पर। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर वीक के करंट अफेयर, जिसका पार्ट 3 हम लेकर आपके सामने आए हैं। और फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ठीक है, बोलो। चलिए तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने धूम्रपान मुक्त बनने की घोषणा की है। क्वेश्चन आया है कि किस देश ने धूम्रपान मुक्त बनने की घोषणा कर दी, यानी वो पूरी तरह से टोबैको फ्री हो गया है। तो आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और डी चेन्नई। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका आंसर जो है वो सी न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड वह देश हो गया है जिसने टोबैको फ्री होने की घोषणा कर दी है। न्यूजीलैंड ने कहा है कि हम पूरी तरह से टोबैको फ्री हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताती चलूँ। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड सरकार ने 2025 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने का ऐलान किया है। यानी कब तक बन जाएगा ये पूरी तरह से टोबैको फ्री? 2025 तक। न्यूजीलैंड में 14 वर्ष या उससे कम उम्र के किसी भी शख्स को 2027 से सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं होगी। यानी 14 वर्ष या उससे कम उम्र का कोई भी बच्चा होगा या कोई भी शख्स होगा, व्यक्ति होगा, उसको सिगरेट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी उस पर बैन हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बाद 2025 में निकोटीन और वर्ष 2027 तक देश को तंबाकू मुक्त बना दिया जाएगा। यानी ये सब बात किसके परिप्रेक्ष्य में हो रही है? तो न्यूजीलैंड के परिप्रेक्ष्य में हो रही है। फ्रेंड्स, आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताते चले कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्ल्ड वर्ल्ड टोबैको टोबैको डे, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 31 मई को। ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे थीम पूछ ले, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, करंट से ये मिलता जुलता है, इसलिए आपसे थीम पूछा जा सकता है। तो थीम थी क्विट, यानी क्विट टोबैको टोबैको, ठीक है, क्विट टोबैको टू बी आ विनर। यानी अगर आपको विजेता बनना है तो आपको टोबैको यानी तंबाकू छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड टोबैको डे तो 31 में, और अगर आपसे थीम पूछ ले तो क्विट टोबैको टू बी अ विनर। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछ लेता है कि न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि विलिंगटन। क्या है? विलिंगटन। क्या है इसकी? विलिंगटन। तो ये दो चार फैक्ट्स हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप लिखते हुए चले जाइएगा, तो जिससे कि आपको याद रहेगा लंबे समय तक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन में है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या 14 दिसंबर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यूनिसेफ। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूनिसेफ जो संस्था है यह बच्चों के लिए काम करती है। तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह बच्चों के जीवन को बचाने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने और उनकी मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। और इसका दूसरा फैक्ट यह है कि इस वर्ष का विषय क्या है? बच्चों को पिछले 2 वर्षों में महामारी के माध्यम से, यानी जो कोरोना आया हुआ है, कोरोना के माध्यम से अनुभव की गई रुकावट, यानी उनकी शिक्षा में जो रुकावट हुई है या उनको पोषण की जो कमी हो गई है, उनमें सीखने के नुकसान से उभरने में मदद करने के लिए इस बार की थीम रखी गई है। यूनिसेफ बच्चों से संबंधित है, उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके कल्याण के बारे में विचार करने की संस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यूनिसेफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो भूख, बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन, जाति, क्षेत्र या धर्म के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना। यानी कोई बच्चा है किसी छोटी जाति का, तो उसे अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है तो यूनिसेफ उसके बारे में कड़ी कदम उठाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। यूनिसेफ का प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों की रक्षा करना है और अच्छी शिक्षा, भोजन, स्वच्छता और टीकाकरण आदि जैसे बुनियादी अधिकारों तक बच्चों की पहुंच बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। यूनिसेफ का अगर मुख्यालय पूछ ले, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जितने भी एजेंसीज हैं, उन यूनाइटेड नेशन की जितने भी एजेंसीज हैं उनके हेडक्वार्टर पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन में। तो यूनिसेफ का अगर मुख्यालय पूछ ले तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूनिसेफ की स्थापना अगर पूछ ले तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। तभी से ये 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जा रहा है। इसके प्रमुख यानी कि अध्यक्ष की बात कर ले तो कैथरीन रसेल इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड, यूनिसेफ के बारे में बस इतना ही। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। अगर यूनिसेफ डे पूछता है तो आप 11 दिसंबर आंसर करेंगे, और अगर इसका मुख्यालय पूछ लेता है तो न्यूयॉर्क, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो हेग हम आंसर बताते हैं, इसी तरह इसका भी मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा। फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा। यानी ये जो रिपोर्ट आई है, इंडेक्स आया है 2021 वाला, इसमें भारत की स्थिति कौन सी रही है, भारत किस स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन है आपके 51, 52, 56 या 57। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो भारत का स्थान रहा है वो 56वां रहा है। कौन सा रहा है? 56 रहा है, 56वें स्थान पर भारत रहा है। वही अगर बात कर लेते हैं कि इसके प्रथम स्थान पर यानी शीर्ष पर कौन रहा है, तो आपको बता दें कि शीर्ष पर
स्विट्जरलैंड है। कौन है स्विट्जरलैंड? पिछली बार भी स्विट्जरलैंड था और इस बार भी है। देखिए स्विट्जरलैंड में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और भारत 56वें स्थान पर है। और फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसे जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को, तो आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट को जो जारी करता है वो संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी, यही शॉर्ट फॉर्म आपको दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आईएमडी द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, अगर शीर्ष पर पूछा तो स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान पूछा तो 56वां। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा आपकी, ये देखिए 56 भारत को मिले हैं रैंक में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 है 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्ति कौन था? यानी 2021 में ऐसा कौन व्यक्ति है जो गूगल में सर्वाधिक सर्च किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए नीरज चोपड़ा, बी रवि दहिया, सी पीवी सिंधु और डी लवलीना बोरगोहेन। फ्रेंड्स आप देख के आंसर बता सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि किसे सबसे ज्यादा खोजा गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नीरज चोपड़ा। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा वो है जिन्होंने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया है। 2021 में भारत को जो स्वर्ण पदक जिताने वाले खिलाड़ी हैं वो नीरज चोपड़ा ही हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 2021 में सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्ति बन गए हैं, यानी इन्हें सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। 2021 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले विषयों में अगर टॉपिक पूछे कि क्या सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को बहुत ज्यादा सर्च किया गया है, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग को सर्च किया गया है, और कोविन यानी कोरोना की जो वैक्सीन है कोविन, और यूरो कप, ओलंपिक पहले 5 स्पॉट पर थे। ये कजिन नहीं होगा बल्कि कोविन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब विषय चुने गए हैं। और अगर व्यक्ति पूछ लेता है तो व्यक्ति हो जाएगा नीरज चोपड़ा। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ जीता है? जो हमारा हुआ है जापान के टोक्यो में ओलंपिक हुआ है, वहां पर जीता है। अगर पूछ लेता है कि नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंका, तो आपको बता दें कि 87.58 मीटर तक इन्होंने भाला फेंक कर ये स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ओलंपिक पर अगर आपको चाहिए होगी वो वीडियो, तो मैं आपको ओलंपिक पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाकर सारे टॉपिक को क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, रामानुजन पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? यानी रामानुजन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स आपको बता दें कि रामानुजन पुरस्कार होता है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, गणित के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस बार इसे किससे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है मोहन सचदेवा, कोमल अग्रवाल, नीना गुप्ता और आरती अग्निहोत्री। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2020 में अगर कहा जाए तो 2020 में अगर कहा जाए तो 2020 में फ्रेंड्स जो अवार्ड दिया गया था वो कैथरीन को दिया गया था। किसे दिया गया था? कैथरीन को दिया गया था। तो आप ये याद रखिएगा, और इस बार दिया गया नीना गुप्ता को। तो यह अवार्ड भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन यानी मैथ से संबंधित है, तो की तरफ से संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार 2005 में दिया जा रहा है, तब से अब तक लगातार दिया जा रहा है। नीना गुप्ता को इस वर्ष दिया गया है, जो कि कौन है? नीना गुप्ता भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में गणित की प्रोफेसर है। ठीक है, नीना गुप्ता को दिया गया है जो कि गणित की प्रोफेसर है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए इनकी तस्वीर, ये है नीना गुप्ता। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया गया? यानी पूछा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट डे है, ये किस दिन मनाया गया है? तो ये आपके ऑप्शन है 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स जो हो जाएगा, आपको बता दें कि 14 दिसंबर को 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं नेशनल एनर्जी कन्वर्जन डे मनाया गया। कब मनाया गया? 14 दिसंबर को मनाया गया है। इससे पहले आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए कि अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि 11 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? तो यूनिसेफ डे मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए किस सैन्य अधिकारी का हाल ही में निधन या शहीद हो गए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो 8 दिसंबर को जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई थी उसमें किसका निधन हो गया है? तो आपका ऑप्शन जो है वरुण सिंह, जितेंद्र सिंह, बिपिन रावत, लखविंदर सिंह लीडर। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ए वरुण सिंह। कैप्टन वरुण सिंह का इस दुर्घटना में घायल होने के बाद निधन हो गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि CDS बिपिन रावत, फ्रेंड्स आपको पता ही है कि भारत के प्रथम CDS थे जनरल बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर में हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का 15 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है। तमिलनाडु के कन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को Mi-7V5 हेलीकॉप्टर, यानी ये हेलीकॉप्टर का नाम इसे आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल होने के बाद आर्मी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था। लंबे समय तक ये लड़ते रहे और अंत में वरुण सिंह को इसी साल अंत में ये शहीद हो गया और इनका निधन हो गया। वरुण सिंह को इसी साल शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, इनका नाम है वरुण सिंह। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न
ये रहा। फ्रेंड्स आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते हुए चलिएगा जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, पीएम मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को किस राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया? यानी कि पीएम मोदी ने कौन से राज्य से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि इस वक्त जो ये गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया वो कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। वहीं नरेंद्र मोदी ने और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अगर आपसे पूछ लेता है कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हमारे वाराणसी में किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये भी अभी लेटेस्ट का है। तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन वाराणसी में किया है। गंगा एक्सप्रेसवे का अगर शिलान्यास करें तो उत्तर प्रदेश। वहीं अगर आप एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ रही तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और याद रखिए कि यूपी जो है भारत का प्रथम दो हवाई पट्टी वाला एक्सप्रेसवे बन गया है। यानी उत्तर प्रदेश वो प्रथम राज्य है जहां पर एक्सप्रेसवे 2 हवाई पट्टियों वाला बन गया है। अगर इससे आपका नाम पूछ ले तो एक हो जाएगा पूर्वांचल, ठीक है, और दूसरा अगर पूछ लेता है आपसे नाम तो दूसरा हो जाएगा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये दोनों जो है हवाई पट्टी वाले एक्सप्रेसवे बन गए हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर के रेलवे मैदान, यानी कहां से किया इसका शिलान्यास? तो शाहजहांपुर के रेलवे मैदान में देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और मेरठ से शुरू होने वाला एक्सप्रेसवे, यानी ये कहां से शुरू हो रहा है? तो मेरठ से शुरू होने वाला एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर प्रयागराज पहुंचेगा। इस पर लगभग कितने हजार करोड़ का खर्च आएगा? तो 36,000 करोड़ का खर्च आएगा। ये कहां से कहां तक? तो मेरठ से प्रयागराज। ठीक है, कितने जिलों से होगा? तो 12। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी अगर लंबाई की बात कर ले तो 594 किलोमीटर लंबा होगा। ये मेरठ से शुरू होगा, हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई और उन्नाव होता हुआ, रायबरेली होता हुआ ये प्रयागराज पहुंचेगा। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही आप याद रखिएगा कहाँ से शुरू हुआ है। तो मेरठ से कहाँ तक? तो ये प्रयागराज तक जाएगा। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन ये है, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल। तो फ्रेंड्स आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा अनुराग ठाकुर, क्योंकि ये हमारे कौन है? आपको पता ही होगा, ये हमारे कौन है? खेल मंत्री हैं। कौन है? ये हमारे खेल मंत्री हैं। इनके द्वारा खेलो इंडिया हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया। वहीं अगर हॉकी टीम की कैप्टन की बात कर लेते हैं महिला की, तो क्या हो जाएगा? रानी रामपाल। ठीक है, रामपाल। तो ये अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया महिला हॉकी टीम लीग के उद्घाटन किया है। चलिए देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया। यानी ये पहली बार हो रहा है इस तरह की लीग। तो ये पहली बार इन्होंने, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। पहले चरण में लीग में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 42 मिनट के लिए, माफ कीजिएगा गलत प्रिंटिंग हो गई है। पहले चरण में लीग में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ये लीग चलेगी। ठीक है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की विजेता को क्या मिलेगा? तो 30 लाख यानी 30 लाख नगद पुरस्कार मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी राशि होगी, नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। हमारे खेल मंत्री कौन इस समय? तो अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है, वहीं अगर शिक्षा मंत्री पूछ लेता है तो धर्मेंद्र प्रधान होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त योग पर बातचीत की है? फ्रेंड्स आपको बता दें ये जो चाबहार बंदरगाह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बंदरगाह से ही भारत का और ईरान का जो आयात होता है, पेट्रोलियम आयात होता है, यहीं से होता है। अभी यूपीएसआई में अगर आप कहेंगे तो ये क्वेश्चन चाबहार बंदरगाह से देखने को मिला है, तो आप इसे देख के जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पर जो पूछा गया है कि भारत, ईरान और किस तीसरे देश ने इस चाबहार बंदरगाह के संयुक्त योग पर बातचीत की है? तो आपके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और चीन। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा ए, उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त योग पर बातचीत की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इस बैठक के दौरान तीनों देशों में इस बंदरगाह के परिवहन गलियारों के विकास पर चर्चा होगी कि जिससे कि आयात निर्यात और आसानी से हो सके। चाबहार बंदरगाह ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है। ये कहाँ पर है? तो ईरान की ओमान की खाड़ी पर स्थित है। यह बंदरगाह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, तभी ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है और क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं क्योंकि ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह, यहीं से भारत का आयात निर्यात होता है। इस बंदरगाह का विकास पहली बार 1973 में ईरान में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 है,
हाल ही में टाइफून राय ने किस देश में तबाही मचाई। फ्रेंड्स अब आप ये नाम देकर मत सोचिए कि किसी व्यक्ति का नाम है, बल्कि ये एक तूफान का नाम है। किसका नाम है? एक तूफान का नाम है, चक्रवाती तूफान का नाम है फ्रेंड्स। तो आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, अमेरिका, कनाडा और डी फिलीपींस। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो टाइफून तूफान है जिसने किस देश में तबाही मचाई है, तो ये फिलीपींस देश में तबाही मचाई। भाई इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर है, विश्व की सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट बहुत होता है। हाल ही में आपने अभी पढ़ा भी होगा, सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जो कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हुआ था, यहाँ पे 34 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो आप ये भी याद रखिएगा, इंडोनेशिया से अगर क्वेश्चन आता है तो माउंट सिम्यूरी में, और अगर टाइफून राय नामक तूफान कहाँ आया तो फिलीपींस में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कुछ इसका अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे तो देख लेते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते हुए चलिएगा। तो ये देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। टाइफून राय इस साल फिलीपींस देश से टकराने वाला 15वां तूफान था, और प्रशांत महासागर में एक दक्षिण पूर्व एशिया द्वीप है। कौन? फिलीपींस जो है प्रशांत महासागर में दक्षिण पूर्व एशिया द्वीप है। यह लगभग 7000 द्वीपों और टापुओं का एक समूह है, जो वियतनाम नाम के तट से लगभग 500 मील दूर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी मनीला है, और इसकी अगर मुद्रा की बात कर लेते हैं तो फिलीपीन पेसो है। फ्रेंड्स राजधानी और ये मुद्रा से क्वेश्चन अब इंटरनेशनल लेवल पर ही पूछे जाते हैं। भारत की राजधानी अब नहीं पूछी जाती भारत के राज्यों की, बल्कि अब इंटरनेशनल राजधानियां, कोई देश अगर चर्चा में है तो उनकी राजधानियां पूछ ली जाती हैं। तो आप राजधानी याद रखिए, ऐसे एक एक करके हम याद करते चलेंगे तो आपको कम से कम अधिक से अधिक राजधानियां आसानी से याद हो जाएंगी। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो फिलीपीन पेसो इसकी मुद्रा है, और इस समय इसके राष्ट्रपति की बात कर ले तो रोड्रिगो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 19 दिसंबर। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि गोवा ही वो राज्य है कि जो सबसे आखिरी में भारत में विदेशियों से मुक्त हुआ था। और किससे मुक्त हुआ था? पुर्तगाल में। अक्सर हिस्ट्री में यानी इतिहास में क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए और सबसे अंत में कौन गए, तो आपका आंसर हो जाता है पुर्तगाल। हम जल्दी जल्दी में अंग्रेज लगा देते हैं, लेकिन आंसर क्या होता है? पुर्तगाल। भारत में सबसे पहले पुर्तगाल यानी वास्को डिगामा ही आए, और सबसे अंत में भी देखा जाए तो पुर्तगाल ही 1961 में भारत को छोड़कर गए ऑपरेशन विजय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लीजिए। अगस्त 1947 को भारत ने पुर्तगाल से इलाका खाली करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, लेकिन 1940 से 1960 के बीच अपनी चरम पर पहुंच गया, और भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में ये जो हुआ था ऑपरेशन शुरू हुआ था, 18 दिसंबर की रात को शुरू हुआ था। ऑपरेशन विजय इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन विजय इसका नाम रखा गया था। फ्रेंड्स आपको बता दें इतिहास में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो इसी से संबंधित है। गोवा को पुर्तगालियों से खाली कराने के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन विजय आरंभ किया था, और 19 दिसंबर को ही पुर्तगालियों ने भारत से छोड़कर भारत को छोड़कर चले गए थे, यानी गोवा को मुक्त कर दिया था। तभी से 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। गोवा की राजधानी की बात कर ले तो पणजी है, और गोवा की इस समय राज्यपाल की बात कर रहे हैं तो श्रीधरन पिल्लाई है, क्योंकि ये अभी नए लेटेस्ट चेंज हुए हैं, तो इसलिए ये याद रखने लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, 2025 तक देश का कौन सा देश तैरता हुआ देश बन जाएगा? फ्रेंड्स आपको बता दें कि पूछा गया है कि देश दुनिया का कौन, दुनिया का, ठीक है दुनिया का, ये गलत हो जाए, देश का नहीं, दुनिया का, विश्व का कौन सा देश तैरता हुआ देश बन जाएगा? तो आपके ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, जापान या साउथ कोरिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। वह देश है जो 2025 तक तैरता हुआ देश बन जाएगा। तो आप इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लीजिए। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। साउथ कोरिया की करेंसी की बात करें तो कोरियन वॉन है, वॉन इसे कहते हैं, ठीक है वॉन है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कौन सी रेखा इन दोनों को अलग करती है या कौन सी रेखा इनके बीच में आती है। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को जोड़ने वाली जो रेखा है वो 38th पैरेलल लाइन है, ठीक है 38th पैरेलल लाइन जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है। साउथ कोरिया के पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली वहाँ के पार्लियामेंट का नाम है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 6 दिसंबर या 8 दिसंबर। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर, क्योंकि इस दिन 6 दिसंबर 1971 को भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था और माना था, तभी से ये मैत्री दिवस मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपको पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, 3 दिसंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे है, आप इन्हें याद करते हुए चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और आप आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर में जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि मैं अभी ही आपको ये याद करा दूंगी, ठीक है। चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, ये नाम भी आप याद रखिएगा, ये नाम भी पूछा जा सकता है। तो पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान किससे संबंधित है? मंगल ग्रह से, सूर्य से, बुध से या चंद्रमा से। आप ये तस्वीर देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूर्य। सूर्य से संबंधित है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा जिसे कहते हैं, कि सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने पहली बार सूर्य को स्पर्श कर लिया। यानी कि कोई ऐसी एजेंसी है तथा कोई ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसने सबसे पहले सूर्य को जाकर स्पर्श कर लिया, यानी टच कर लिया है। 15 दिसंबर को नासा ने यह घोषणा की कि सूर्य की ऊपरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहते हैं, ठीक है, ये जो होती है ये वाली एरिया, इसे क्या कहते हैं? कोरोना कहा जाता है। उसमें सोलर प्रोब यानी ये पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान है जो इंटर कर गया है। क्या कर गया? इसके अंदर इंटर कर गया है। सूर्य की ऊपरी वायुमंडल को कोरोना कहते हैं, वहीं पर सोलर प्रोब जाकर इंटर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ये किसने किया? तो अमेरिका की एजेंसी नासा द्वारा ये काम किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा और आज का अंतिम प्रश्न भी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, 13 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो सिस्टम स्मार्ट का कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। फ्रेंड्स, ये जो है मिसाइल है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्मार्ट। पूछा है कि इसको कहां से लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो रक्षा के क्षेत्र से संबंधित कोई भी अगर होता है क्वेश्चन तो वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई परीक्षण हो या कोई रॉकेट लॉन्च किया गया हो। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है व्हीलर द्वीप उड़ीसा से किया गया है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, रानीखेत उत्तराखंड से या पोखरण राजस्थान से। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा ए व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप द्वारा डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम यानी स्मार्ट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वहीं एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे भी पूछा जाता है, तो मैंने सोचा आपको बताती हूँ चलूँ कि भारत का प्रथम पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था, वो यहीं से हुआ था। कहाँ से हुआ था? परमाणु परीक्षण कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? तो यहीं से हुआ था, पोखरण राजस्थान से हुआ था फर्स्ट, ठीक है। परमाणु परीक्षण जो हुआ था पोखरण राजस्थान से हुआ था। अगर इसकी डेट पूछ लेता है 1974 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। ये यूपी एडेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, टीचिंग एग्जाम में, तो आप जाकर देख लीजिएगा। 1974 में ये किया गया था। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसकी जो थीम थी ये बहुत पूछी जाती है। तो थीम क्या थी? लॉफिंग बुद्धा, ठीक है, इसकी थीम थी। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण अगर पूछ ले कहां से किया गया था, तो पोखरण राजस्थान से किया गया था, 1974 में किया गया था। थीम इसकी लॉफिंग बुद्धा थी। वही इसका अगर उत्तर पूछा जाए तो व्हीलर द्वीप द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, डीआरडीओ के बारे में अब देख लेते हैं, जो भारत की आन बान और शान है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इस समय डीआरडीओ के जो अध्यक्ष वो कौन है? सतीश रेड्डी भारत में जो डीआरडीओ है उसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बस इतना ही आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी कहीं भी आपको गलती लग रही हो तो आप कमेंट में करके बताइएगा। इसका पार्ट 4 जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे और इस तरह से हम दिसंबर मंथ को वीक बाय वीक कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद डेली करंट अफेयर आपके लिए लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी उत्तर प्रदेश की जनगणना से एक टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश की जनगणना, उससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल हो या यूपी कांस्टेबल के एग्जाम्स आने वाले हैं या आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम, सभी में जनगणना से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो हम जनगणना की इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, तो आप उसे देखना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी कमी लगती हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ